ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम बात कर रहे हैं 10 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स की। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस वक्त आप इस क्लास को देख रहे होंगे उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, रास्ते में होऊंगा, कहीं पर जा रहा हूँ। खैर, मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था उसके बारे में। तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिले। अगर नेटवर्क सही रहा तो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग लाइव। अदरवाइज क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगले कुछ दिन के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत विदाउट एनी फर्दर डिले। इन केस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मेरे क्लास की पीडीएफ और मेरे सारे क्लासेस का लिंक्स और सभी प्रकार के अपडेट्स वहां पर मिलते रहे। चलिए आज की पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज जो आई है वो आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है 1 लाख करोड़ रुपए के ओएमओ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि लिक्विडिटी को बूस्ट किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए के यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाएंगे। दे आर गोइंग टू प्लान टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये OMO जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये क्या है और आखिरकार आरबीआई जो है 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीद रहा है? वैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ही यहीं पर लिखा हुआ है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ही यही होता है कि आरबीआई यहां पर ओपन मार्केट से आपके लिए यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यहां पर परचेज कर लेता है। परचेज करने से क्या होगा? परचेज करने से यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने खरीदी और उसके बदले में आप कोई भी चीज आप परचेज करते हो, उसके बदले में क्या देते हो? पैसा देते हो। ऑब्वियस आप पैसा देते हो ना, मनी मनी मनी, पैसा पैसा। अब आपके यहां से पैसा चला गया दूसरे व्यक्ति के पास, अब दूसरा व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल तो करेगा, जैसे मर्जी करेगा, कुछ और खरीदने के लिए करेगा, राइट? तो सिमिलर वही आरबीआई कर रहा है। आरबीआई यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीद रहा है, बैंक से खरीद रहा है और बैंक्स को उसके बदले में दे रहा है क्या? मनी मनी, पैसा पैसा। अब पैसा क्यों दे रहा है? अब बैंक्स के हाथ में अगर ज्यादा पैसा होगा तो बैंक यहां पर जनरल पब्लिक को वो पैसा ज्यादा बांटेंगे और उस पैसे को ज्यादा बांटेंगे तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो वो मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा करेगी और डिमांड ज्यादा करेगी तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा करेगी तो क्या होगा? तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगी। यही तो कंसेप्ट होता है, सिंपल सी बात है। बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल इसी तरह से करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से पैसे को थोड़ा सा खींच लो, लोन की दर जो है वो महंगी कर दो, है ना, चाहे, या फिर डिपॉजिट की दरें बढ़ा दो आप, ताकि लोग बैंक में पैसा जमा करा दे ज्यादा, या फिर लोन की जो कीमतें हैं, लोन के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दो, लोग लोन लेना कम पसंद करें यहाँ पर, ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। लेकिन ये वाली चीज तो जस्ट अपोजिट है, इससे तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। और क्या आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन करना? यहां पर जो ओपन मार्केट ऑपरेशन का कंसेप्ट है जो इस न्यूज में है, वैसे तो ओपन मार्केट का ऑपरेशन का कंसेप्ट इस तरह से भी लग सकता है कि हाँ, इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है कि बहुत लो लेवल पर है, तो ये चीज की जा सकती है। लेकिन यहां पर इस न्यूज में जो 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जा रहा है, यहां पर पर्पज आपका आरबीआई का इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर बेसिकली कंसेप्ट जो है उसके पीछे का कारण, एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको समझते हैं। नॉर्मली वैसे आपको ये सिंपल सी न्यूज ऐसे ही समझा दी जाएगी, है ना, कि हाँ भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअल में आपको एक रीजन बताता हूं, उसका बड़ा एक अच्छा रीजन बताता हूं आपको। ये कंसेप्ट बैंक में जब जॉब करेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आपको उतना फील नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ फील आएगा। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट मालूम है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये जितने भी हमारे बिजनेस एंटिटीज हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग बैंक्स, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, वो सारे का सारा इसी फाइनेंशियल ईयर के कंसेप्ट को फॉलो करती है। इसी फाइनेंशियल ईयर के कंसेप्ट के बेस पर यहां पर इवन आपका इनकम जो है वो भी काउंट की जाती है, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के कंसेप्ट पे ही किया जाता है।
ठीक है, सारी की सारी चीजें जो पैसे से जुड़ी हुई हैं फाइनेंशियल ईयर के कंसेप्ट पे ही यहां पर है। अब यहां पर जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स के बारे में आप हमेशा पढ़ते होंगे कि ये बैंक ने इस साल इतना ग्रोथ दिखाया, बैंक का इस बार करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का इतना डिपॉजिट हुआ, बैंक ने इस बार इतना प्रॉफिट किया, बैंक का जो बिजनेस था वो इतना इस बार बढ़ गया, बैंक के लोन की वैल्यू इतनी इतनी बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले। तो जब ये चीजें आती है पिछले साल के मुकाबले बैंक ने इतना किया, एनपीए यहां पर कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च 2025 को यहां पर बैंक की जो हालत थी, यानी कि बैंक का जो सीए एसए प्रॉफिट था, बिजनेस बैंक का लोन वोन कितने थे, एनपीए कितना था, और इस साल 31 मार्च 2026 को कितना है, इन दोनों को एज ऑन दीज डेज कंपैरिजन किया जाता है, एज ऑन दीज डेज बैलेंस शीट बनाई जाती है बैंक्स की। ठीक है, ओके। अब जिस तरह से बैंक्स की बैलेंस शीट है, बैंक चाहता है कि 31 तारीख को, 31 मार्च 2025 को मेरे यहां पर 26 को मेरे यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है डिपॉजिट रहे, मेरे यहां से ज्यादा लोग लोन ले, ताकि 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखे, बहुत बढ़िया दिखे, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा दिखे। इसके लिए बैंक्स यहां पर विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं बहुत बार, जो एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। खैर वो चीज आपको बैंक में जाकर प्रैक्टिकली समझ में आएगी विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अभी उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे कोई बैंकर वैंकर आकर कहीं गड़बड़ ना हो जाए ना, मेरे को कुछ कहना दे, तो इसलिए ख्याल विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग की जाती है, छोड़ो उसको। तो विंडो ड्रेसिंग का कारण क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का कारण ये होता है कि 31 मार्च के दिन हमारे पास रात के 12 बजे जब हम क्लोज कर रहे हैं बैंक को, तो वहां पर हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा खासा दिखाई दे। ठीक है, अब जिस तरह से बैंक्स को यहां पर अपनी क्लोजिंग करनी होती है बढ़िया, उसी तरह से जितने आप जैसे मेरे जैसे बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई बैंक में अगर हमारा लोन ज्यादा अमाउंट का खड़ा है तो हम उसको थोड़ा डिपॉजिट करा दे, ताकि 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखे। बैंक चाहता है लोन बढ़े, है ना, बैंक चाहता है डिपॉजिट बढ़े, एक इंडिविजुअल व्यक्ति चाहता है नहीं भाई 31 मार्च को मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर मेरी जो लायबिलिटी है वो कम दिखे, है ना। और साथ ही साथ ये भी चाहता है हर एक व्यक्ति, या फिर यूं कह लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये चाहते हैं कि उनको जो एक्सपेंस दिए गए थे पिछले साल को करने के लिए वो उनके अकाउंट में ना रहे, वो एक्चुअल में एक्सपेंस को शो कर दे कि एक्सपेंस हुए हैं। मान लीजिए किसी बजट के अंदर एक साल का अनाउंसमेंट किया जाता है कि एजुकेशन के लिए आप 5,000 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेंगे। अब आ गई 28 मार्च, अब 28 मार्च को देखा गया कि भाई साहब 5,000 करोड़ की जगह 4,995 करोड़ ही खर्च हुए, 5 करोड़ कहां गए? तो वो क्या करते हैं कि भाई 5 करोड़ को किसी ना किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, किसी ना किसी तरह के उसको एक्सपेंस कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो 5 करोड़ अगले एक साल 1 अप्रैल को वो चीज लैप्स हो जाएगी, मतलब वो 4,995 रहेंगे, 5 करोड़ वो खर्च करने के लिए मिलेंगे नहीं, सरकार के खातों में वापस चला जाएगा, सरकार के खजाने में पैसा वापस चला जाएगा। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को पैसा मिला था इतना, वो उसके लिए 5 करोड़ वेस्ट हो जाएगा। तो वो ऑब्वियस है वो आखिरी दिनों में उस पैसे को बैंक अकाउंट से निकालने की कोशिश करता है, किसी ना किसी चीज में लगा दे। तो जब यहां पर 31 मार्च को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है हमारा पैसा निकल जाए, खर्च में चला जाए, उसी तरफ यहां पर बिजनेसमैन भी कह रहा है मेरी लायबिलिटी कंट्रोल में आ जाए, मेरा लोन कंट्रोल में आ जाए। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आप जब काम कर रहे हो, बैंक कह रहा है कि वहां पर आए, हम कह रहे हैं बैंक से जाए, है ना। और इवन बहुत बार ऐसा भी होता है 31 मार्च में बहुत सारी टैक्स लाइबिलिटीज पे करने वाली होती हैं, पेंडिंग होती हैं, तो सरकार ये चाहती है कि भाई जो टैक्स लाइबिलिटी भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो। एक इंडिविजुअल भी चाहता है उसकी टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी वगैरह है वो भी कंप्लीट हो, तो वो चाहते हैं कि हमारे बैंक से कोई पैसा निकले। तो यानी कि कस्टमर चाह रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट से आउटफ्लो हो, कि पैसा निकल जाए, कि मुझे किसी चीज की पेमेंट करनी है मेरी अगले फाइनेंशियल ईयर में, वो दिखे ना, इस साल का काम इस साल के फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जाते हैं आउटफ्लो, बैंक चाहता है कि इनफ्लो, मेरे यहां डिपॉजिट बढ़े, है ना, या फिर लोन बढ़े, कुछ भी बढ़े, इनफ्लो होना चाहिए भाई साहब। तो इस केस में 31 मार्च को जो आउटफ्लो होता है बैंक से वो काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए आरबीआई पहले ही सतर्क हो गया कि भाई साहब आउटफ्लो अगर ज्यादा हो गया, इनफ्लो इतना नहीं हुआ, तो अचानक से ऐसा ना हो कि लिक्विडिटी क्रंच आ जाए, यानी कि बैंक के पास पैसा होना तो चाहिए। अगले दिन मान लीजिए कोई डिपॉजिटर आ गया पैसा लेने के लिए, हम कहें यार वो पिछले दिन यार आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया था यार, बैंक हाथ खड़े कर दे भाई जो पैसा ही कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बैंक तो स्टेबल है। तो बैंक्स को इसी तरह के आउटफ्लो से सपोर्ट करने के लिए कि इस तरह का जो आउटफ्लो है वो बड़ा स्मूथली हो,
हो, लेकिन स्मूथली हो। बैंक को किसी भी तरह के लिक्विडिटी की, तरलता की, बैंक के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा रहे लोगों को, डिपॉजिटर्स को वापस पैसा चुकाने के लिए। इसलिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मंथ में, इस मार्च मंथ में, आने वाले दिनों में डिसाइड किया है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए बैंक्स को दे देंगे, उसके बदले में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेंगे। जब लगेगा हमें कि हाँ भाई बैंक का नीड पूरी हो गई है, तो 1 लाख करोड़ वापस लेकर उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे देंगे। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? कुछ नई सी चीज पता चली होगी, कोई नया सा कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छा सर ऐसे भी होता है, ये तो बड़ा टेक्निकल सी चीज थी, ये तो बैंकर को पता हो सकती है, बैंक में जो जॉब कर चुका है उसको पता हो सकती है। एंड आई होप सो कि अब वो चीज आपको भी मालूम है। अब आप बैंक में जब जाएंगे, बैठेंगे, तो आपका मैनेजर अगर ऐसी कोई चीज कह रहा है आखिरी दिनों में करने के लिए, क्लोजिंग के वक्त, तो आपको बहुत अजीब नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार ये तो कपिल सर ने हमें बताया था, हाँ जी सर कर लेंगे सर। कस्टमर कोई आएगा, कोई बड़ा डिपॉजिटर निकालने के लिए लाएगा, तो उसको कन्विंस करेंगे भाई 1-2 दिन और रख ले, 1 अप्रैल को निकाल लेना। या फिर लोन का पैसा जो है उठाना है, ओडी उठानी है, सीसी लिमिट उठानी है, तो उठा ले भाई, हमारा थोड़ा प्रॉफिट अच्छा दिखना चाहिए, है ना। तो समझ गए ना, ऐसा करना होता है, कस्टमर के साथ बातचीत करके रिलेशन बनाने होते हैं। तो ईज लिक्विडिटी प्रेशर, ऑफसेट कैश फ्लो, वही मैंने जो आपको कहा कि कैश फ्लो यहां पर थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। जीएसटी एंड एडवांस टैक्स पेमेंट होने वाली है, तो उसके लिए यहां पर बैंक से पैसा निकलेगा। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है, तो स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, मार्केट में पैसा जो है फ्लो बना रहे। ज्यादा पैसा अगर निकालेगा कोई पर्सन, पैसा चाहिए उसको, लोन अगर ज्यादा उठा रहे हो तो पैसा चाहिए उसके लिए। 2 ट्रांच में होगा, 50,000 करोड़ 50,000 करोड़। एक ऑक्शन 9 मार्च को होगा, जो कि बीत चुका है, मतलब अभी मैं जब क्लास रिकॉर्ड 9 मार्च को कर रहा हूं तो आज था, और दूसरा 13 मार्च को होगा। आरबीआई बाय करेगा सिक्योरिटी, इंजेक्ट मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, जनरली हैम्परिंग इंटरेस्ट रेट टू फॉल। ऑब्वियस है कि बैंक के द्वारा पैसा देने के लिए ज्यादा होगा, बैंक कहेगा पैसा ले लो ले लो ले लो, कम रेट पे मैं देता हूं, वो ऑब्वियस है, डिमांड सप्लाई का गेम है। एब्जॉर्ब्स मनी फ्रॉम द सिस्टम, डिक्रीजेस लिक्विडिटी एंड जनरली कॉजिंग इंटरेस्ट रेट टू राइज। ये जस्ट एक ओएमओ का फंक्शन दे रखा है कि ओएमओ अगर बाय करता है तो क्या कंसेप्ट लगता है, और अगर सेल करता है ओएमओ के तहत तो क्या होता है। आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, आरबीआई ओएमओ को यूज करता है ताकि लिक्विडिटी को मैनेज कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो समझ में आ गई होगी पूरी पूरी न्यूज। इजी सी न्यूज थी, मुश्किल स्टार्टिंग में पढ़ते हुए लगी होगी, लेकिन अब नहीं लगी। इससे पहले भी आरबीआई ने किया, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जैसे कहा कि अकेला आरबीआई ऐसे नहीं करता, फाइनेंशियल ईयर एंड को देखते हो, तो टाइम टू टाइम है कि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड में नीड है तो इसलिए कर रहा है, पहले कोई और पर्पज की नीड थी, है ना। 2 लाख करोड़ में मार्केट को देना, तो उसमें 1.5 लाख करोड़ में 5 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी को दिए गए थे, 22 जनवरी को दिए गए थे। उससे पहले दिसंबर में नीड थी, सीजनल आउटफ्लो हुआ था 50 करोड़ का, तब दिए थे। तो पहले भी हो चुका है, होता रहता है, हर एक मंथ किसी ना किसी पर्पज से यहाँ पर ओएमओ होता रहता है। अगली न्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से आती है। एल&टी फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया एक स्फूर्ति प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? स्फूर्ति प्रोग्राम। स्फूर्ति प्रोग्राम क्या है? स्फूर्ति प्रोग्राम वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर और एम्पावर करने के लिए किया गया। यानी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिसमें इवन होम लोन भी हो सकता है, किसी तरह की लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम लोन लेते हैं, वो भी हो सकता है। उनको बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझने के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका होता है कि बिजनेस को रूटीन के काम के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उस रूटीन के काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल नीड होती है, वो चीज चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रोग्राम जो है, उसमें होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये चीज यहाँ पर की जाएगी। स्फूर्ति प्रोग्राम जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत लोन दिया जाना है बेसिकली महिलाओं को। अब वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, घर चलाने वाली भी हो सकती है, होम लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज के लिए लोन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम अप टू 25 ईयर्स के लिए लोन दिया जा सकता है। अगर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर हम लोन दे रहे हैं, बिजनेसमैन को लोन दे रहे हैं, तो वो 12 साल के लिए होगा यहाँ पर आपका। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, जब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, तो यहाँ पर एल&टी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है कि उनको बिजनेस एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। पहले ज्यादा साल का था, अब वो कह रहे हैं 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है तो उनको 75 लाख रुपए का हम बिजनेस लोन दे सकते हैं। वीमेन जो है एक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस। एक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि देखो, आज के दिनों में तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में, पहले काफी साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, इनकम टैक्स हमारा डिपार्टमेंट जो है, उसके जो स्लैब्स होती है इनकम की, कि भाई आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक का है तो आपको 0% टैक्स लगेगा। इस तरह से स्लैब्स हैं हमारी। इसी तरह से पहले भी किसी टाइम पर स्लैब्स होती थी। पहले की स्लैब्स थोड़ी कम होती थी भाई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतनी होती थी।
कि 2 लाख तक आपका है तो 0% लगेगा, 2 लाख से ऊपर आपको 10% लगेगा, ऐसा। अब ये स्लैब और महिलाओं की स्लैब में डिफरेंस होता था। मतलब पुरुषों की स्लैब में दे रखा है 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 0% लगेगा, और अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 10% लगेगा, ऐसे करके पुरुषों की होती थी। महिलाओं की क्या होती है, महिलाओं के लिए छूट दे रखे थे 50,000 की, कि 5,50,000 तक इनकम है तो 0% लगेगा। तो इस तरह से आगे आगे होता था 50,000 की। तो इसलिए क्या किया जाता था, मोस्टली पुराने जमाने में बिजनेस को चलाते तो मर्द ही थे, चलाते तो पुरुष ही थे, लेकिन वो बिजनेस को रजिस्टर करा लेते थे अपनी महिला, अपनी पत्नी के नाम, अपनी सिस्टर के नाम, अपनी बेटी के नाम, इस तरह से, ताकि उनको इनकम टैक्स में छूट मिल सके। ठीक है, इनकम टैक्स में छूट मिल सके, किसी ना किसी तरीके से टैक्सेशन में उनको बेनिफिट मिल सके, इसलिए कराया जाता था। लेकिन एक्चुअल में काम जो कर रहा है वो पुरुष कर रहा है, यानी कि एक्टिवली पार्ट कौन ले रहा है बिजनेस में, पुरुष पार्ट ले रहा है। महिला की इनएक्टिव है, महिला तो सिर्फ साइन करना है। महिला को तो ये भी नहीं पता चेक में से 1 लाख रुपए निकाल लिए, उस चेक पे साइन क्यों किए थे उसने, उसको तो ये भी नहीं पता। वो तो घर पे आते हैं, साइन कराते हैं पुरुष और ले जाते हैं। ठीक है, ये होता था महिलाओं का रोल। लेकिन अभी फिलहाल उस डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन कह लूं या थोड़ी प्रिविलेज कह लूं, जो भी कह सकते हैं आप इसको, उसको खत्म कर दिया गया। अब पुरुष महिला का कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बराबर रख दिया गया कि भाई साहब 0%, 0% सिमिलर पे है, कोई इसमें महिला पुरुष का कुछ संबंध नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब यहां पर थोड़ी वो चीजें होनी कंट्रोल में आ गई। अब जो पुरुष है वो कहता है ठीक है, जब फायदा ही नहीं, मैं क्यों महिला के नाम कराऊं, मैं क्यों धर्मपत्नी के नाम बिजनेस कराऊं भाई, है ना। लेकिन इन्होंने वही चीज को पकड़ा है कि भाई साहब वीमेन बरोबर अगर है तो वो एक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस मैनेज करने वाली हो सकती है। ऐसा नहीं है जानबूझ। और इवन आज की डेट में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स भी हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो ना, महिला के नाम कराते हो, तो आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, रजिस्ट्री चार्ज होते हैं, उसमें छूट मिलती है। पुरुष के नाम रजिस्ट्री कराते हो तो महंगी पड़ती है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर्टी को 2 नाम से करा लिया जाता है, हस्बैंड वाइफ के नाम से, ताकि थोड़ा बहुत रजिस्ट्री का खर्चा बच जाए। वो कुछ स्टेट्स में है, सारे स्टेट्स में ये चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो स्टेट सेंट्रिक रहते हैं, वो स्टेट का मैटर है, उसमें सेंटर का मैटर नहीं है। तो वो स्टेट अपनी अपनी उसके अंदर गाइडलाइन देता है। और भी बहुत सारी चीजें जहां पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि महिला को ही बना दे। अगर घर में पुरुष और महिला की बनती है तो महिला को मालिक बना देता है, छोड़ो यार मैंने क्या करना है ना। तो और इस तरह की जब स्कीम आ जाती है तो उसमें तो फायदा फिर मिलेगा ही मिलेगा। अब मिल गया ना फायदा, किसी ने चला रखा, लेकिन महिला इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पीछे बैठी है बैक एंड पे और काम हो रहा है, उसको पता ही नहीं कुछ। मस्ट होल्ड 50% ओनरशिप होनी चाहिए नॉन इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी। नॉन इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी यानी कि कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई ऐसी फर्म है जो मिलकर कुछ लोग चला रहे हैं, तो उसके अंदर 50% ओनरशिप जो होनी चाहिए महिला की होनी चाहिए। उसकी इनकम जो है एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल असेस्ड इनकम। अगर वो बोरोवर्स, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, उस एलिजिबिलिटी को निकालने के लिए मान लीजिए किसी ने हाउसिंग लोन लिया, तो हाउसिंग लोन को लेने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ का उसको हाउसिंग लोन चाहिए। तो 1 करोड़ का हाउसिंग लोन ऐसा तो नहीं है बंदा आया तो दे दिया, उसकी एलिजिबिलिटी निकालनी होती है कि उसके इनकम के हिसाब से उसको लोन कितना दिया जा सकता है, क्या वो इनकम के हिसाब से उतनी ईएमआई पे कर पाएगा 1 करोड़ के लोन की, नहीं कर पाएगा। तो एलिजिबिलिटी उसकी इनकम को देखकर निकाली। तो इसके आईटीआर मांगते हैं, सैलरी स्लिप मांगते हैं, इनकम प्रूफ मांगते हैं, उसके बेस पर उसकी एलिजिबिलिटी निकालते हैं। अब जो मान लीजिए मैं लोन ले रहा हूं, उसमें से यहां पर आपकी जब इनकम सबकी क्लब की जाएगी, इनकम सबकी जोड़ी जाएगी इस एलिजिबिलिटी को निकालने के लिए, तो उसमें 50% ऑफ अमाउंट जो है वो महिला की इनकम की होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैंने सब 4 लोगों की मैंने इनकम क्लब कर ली हाउसिंग को लोन को देने के लिए, तो 4 लोगों की इनकम जो निकली है वो मेरी 1 लाख रुपए की निकली है महीने की। अब ये कह रहे हैं 4 लोगों की इनकम जो है 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन अगर इसमें 1 महिला है, 3 पुरुष है, तो अगर महिला की इनकम 25,000 है तो लोन नहीं मिलेगा। महिला की इनकम एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए, और बाकी 3 की जो इनकम है वो फिर बाकी 3 की अगली 50,000 होनी चाहिए। महिला की 1 महिला हो चाहे 2 महिलाएं, उनकी एटलीस्ट 50% उनकी इनकम होनी चाहिए इनकी एलिजिबिलिटी को काउंट करने के लिए। ये इसके अंदर दे रखा है। बिजनेस एनुअल कैश प्रॉफिट 5 लाख रुपए का इसको प्रॉफिट होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। तो ये थी आपकी पूरी न्यूज। आई होप सो इस न्यूज में भी आपको बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यही खास बात है आपको कपिल सर की क्लास में मिलती है, जहां पर बैंकिंग आपको रट्टाफिकेशन के थ्रू नहीं पढ़ाई जाती। बैंकिंग एक बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई जाती है। चाहे ये वाली न्यूज हो, इसके अंदर मैंने एक बड़ा प्रैक्टिकल आपको लाइव एग्जाम्पल दिया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है और क्यों ये चीज की गई है। अब मैं 100% श्योर हूं आप इस न्यूज को
या फिर इस न्यूज को कहीं और से मर्जी आप सुन लेना, आपको ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो है ना बैंकिंग और आरबीआई की सर्कुलर्स की, वो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी इंटरनल है। वही बता सकता है जो आपको एक नौकरी की हुई बंदे ने, जिसने बैंक में जॉब किया, उसको इन सब के बारे में एक लूप होल कह लीजिए या एक प्रैक्टिकल अप्रोच कह लीजिए, वो पता होती है। और यही प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको न्यूज बहुत ईजी याद हो जाती है। मेरा अप्रोच ही यही रहता है पढ़ाने का, खासकर बैंकिंग न्यूज का, कि इस अप्रोच से आपको न्यूज में बड़ी इजीली याद करवा पाओ। नहीं तो रट्टा तो सारी दुनिया मार लेगी, आप उनसे अलग कैसे हैं वो मैं आपको एक अलग एडवांटेज देता हूं, जो आपके एडवांटेज आपके इंटरव्यू में भी काम आती है। आगे चलते हैं पीआईबी की न्यूज के ऊपर। पीआईबी में आज पहली न्यूज जो आई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने आई है। इन्होंने लॉन्च किया है रीवैम्प्ड पब्लिक डैशबोर्ड फॉर ई साक्षी पोर्टल। ओके, एक रीवैम्प्ड पब्लिक डैशबोर्ड ई साक्षी पोर्टल के लिए किया है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ई साक्षी पोर्टल क्या है, यही देखना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ई साक्षी पोर्टल जो है 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये यहां पर फिजिकल पेपर बेस्ड सिस्टम से इसको डिजिटल की तरफ किया गया था। ये ई साक्षी बेसिकली एक पोर्टल है जिसके थ्रू यहां पर आपका जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जिसके थ्रू यहां पर आपका जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत, जिसको हम एमपी लेड स्कीम बोलते हैं, यहां पर शॉर्ट में भी लिखा होगा, ये लिखा ही हुआ है ना, एमपी लेड्स। इस स्कीम के तहत हर एक जितने भी एमपीज हैं, आपके एरिया का भी एक एमपी होगा, उन सबको यहां पर फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ऊपर से सरकार के द्वारा हर एक एमपी, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का एमपी हो, जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का एमपी हो, वो कांग्रेस का एमपी होगा तब भी मिलेगा उसको। तो यहां पर उन सबको दिया जाता है पैसा, एक फिक्स अमाउंट दी जाती है उनको एवरी ईयर। तो वो फिक्स अमाउंट कहां पर उन्होंने लगाई है ना, आपके यहां पर भी एमपी होगा, उसने अगर पैसा 2 करोड़ रुपए अपने बस उसको मिला है, तो 2 करोड़ रुपए उसने कहां लगाया, आपको क्या पता चलता है, लगाया कि नहीं लगाया, है ना। तो इसलिए यहां पर आपका ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये कहां पर लगा, उसके द्वारा क्या काम किया गया, क्या सैंक्शन किया गया, क्या मंजूरी दी गई, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड वर्क के उस पर एक्सपेंडिचर क्या है, अमाउंट के लिए कंसेंट लिया गया, मतलब अमाउंट कंसेंट पर कैलेमिटी कर गई, मान लीजिए वहां पर कोई कैलेमिटी आ गई, वहां पर कोई आपदा आ गई, उसकी राहत के लिए पैसा दिया गया, तो वो चीज। और एमपी जो भी काम पूरा होगा उनके पैसों से, उसके बारे में फोटोग्राफ भी यहां पर अपलोड करेंगे इसी पोर्टल पे। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो इस चीज को देख रही है, जो इंप्लीमेंट कर रही है, एमपी ने तो पैसा दे दिया, एमपी थोड़ी ना वहां सड़क खोदने बैठेगा, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करवाएंगी ना वो सारा काम। तो वो भी काम करवाने के बाद अपलोड करेंगी एक्यूरेट डाटा कि भाई हाँ भाई इस पैसे का काम हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें ई साक्षी पोर्टल के ऊपर यहां पर अपलोड होती हैं। 1 अप्रैल 2023 को किया गया। तो इसी ई साक्षी पोर्टल से संबंधित एक पब्लिक डैशबोर्ड, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए, अब जनरल पब्लिक भी देख पाएगी कि एमपी के द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो एक्चुअल में खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ, या ऐसे ही हवा में ही बात की जा रही है। ठीक है, गौच्चा बात समझ गए मेरी। गॉट इट, बस यही है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी चीज है। अब मुझे आपकी तरफ से एक क्वेश्चन चाहिए जो मैं जानबूझ के यहां पर नहीं लेकर आया। एमपी लेड स्कीम के बारे में थोड़ी डिटेल मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से चाहिए। एमपी लेड स्कीम क्या है, क्या है तो बता दी, सॉरी मैंने, इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट होती है, वो अमाउंट कितनी है वही बता दो, कितनी दी जाती है एमपीज को। ठीक है, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। नेशनल न्यूज, पीआईबी, एक ही खबर थी क्या, बस क्या बात है। नेशनल न्यूज, आईबीएम ने लॉन्च किया है पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में विद इट्स इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब। ओके, बेसिकली क्या चीज है, आईबीएम नाम की कंपनी है, इसने पहली बार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ इनोवेशन, कुछ नई चीज करना, उससे रिलेटेड एक सेंटर कहां पर, बेंगलुरु में किया है, बेंगलुरु में लॉन्च किया है। फैसिलिटी यहां पर इज डिजाइन टू यूनाइट इंजीनियरिंग टीम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर, स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज एआई एंड हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन। और ये बेसिकली एस्टेब्लिश विद इन, ठीक है यार, इसमें मतलब कुछ मुझे ज्यादा खास लग नहीं रहा पढ़ने वाला,
बस ये हेडलाइन ही याद करने वाले, एग्जाम में यही पूछेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया, IBM विल बी राइट आंसर, या फिर IBM ने कहां पर किया है ये पूछ सकते हैं, बेंगलुरु में किया, दैट्स इट। अदानी ग्रुप सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर यूनेस्को वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। ओके, तो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे का जो मौका है उसके ऊपर, उस मौके पर यहां पर अदानी ग्रुप को यहां पर बनाया गया है ऑफिशियल पार्टनर ऑफ वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026। यूनेस्को के द्वारा ये रिकॉग्निशन दिया गया और पहली बार किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए चुना गया है। इस इवेंट की थीम स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। इवेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनेस्को। ठीक है, तो यहां पर आपका अदानी ग्रुप हैज बीन नेम्ड द ऑफिशियल पार्टनर। सिंपल सी न्यूज है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ और याद करने वाला अच्छा और भी है क्या। चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं, फिर एक साथ बताता हूँ क्या याद करना है। अच्छा, इसके पीछे क्या है, अदानी के द्वारा खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसको WFEO के द्वारा एक रिकॉग्निशन भी दिया गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ही इसको चला रहा है, कच्छ रीजन में है, 538 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मत याद करना, जो कि पेरिस के बराबर है, क्या ही करना है। 30 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी 2029 तक होगी। तो 30 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा कच्छ रीजन में किया जा रहा है। ये जो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये कच्छ वाला जिसके तहत ये किया जाएगा, ये है मेन कारण जिसकी वजह से अदानी ग्रुप को वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया है अदानी ग्रुप को। उसके पीछे कारण खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर है, बताओ भाई, कच्छ रीजन में है, कच्छ गुजरात में है। गॉट इट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वंस कंप्लीट अगर हो गया तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट बन जाएगा, क्या बात है भाई, ये तो बड़ा तकड़ा क्वेश्चन है भाई। अरे भाई 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 भाई, क्या बात है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है, खावड़ा में, कच्छ में है। ये तो अलग से बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या बात होगी। ओके, तो इंडिया का टारगेट क्या, 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। सेंटर ने इन्वोक कर दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट टू सिक्योर दी LPG सप्लाई। ईरान, USA, इजराइल, बार बार डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खबर मैं आपको देता रहता हूं। ठीक है, तो आई थिंक वो कनेक्शन तो अब आपका बना हुआ है। मैं अब आपको ये चीजें दोबारा से बताने वाला नहीं हूँ, क्या चल रहा है वहां, क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है वहां पर, क्या क्या भाई LPG, क्या वहां पर ये वो ऑयल वगैरह, वो सब मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज लिखा है वगैरह वगैरह, दोबारा नहीं करेंगे, हो चुका, 2 3 4 बार बता चुका हूँ। अब ये पूरी न्यूज का एक थोड़ा समरी बता दूं। पूरी न्यूज क्या कहना चाहता है, हमारा कवि महाराज कह रहे हैं कि भाई जो समस्या वहां पर चल रही है, जिसकी वजह से वहां पर LPG की किल्लत हो सकती है, हमारे देश में हो भी रही है, बढ़ाए भी गए दाम थोड़े बहुत, तो ये कह रहे हैं हमारे देश में LPG की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू किया जाता है सरकार के द्वारा उस वक्त जब यहां पर ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिनको डिफाइन किया गया इस एक्ट के तहत कि सरकार चाहे तो इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू करके इन पर्टिकुलर कमोडिटीज जो इसके अंदर डिफाइंड है उनको यहां पर रनिंग में ला सकते हैं। रनिंग मतलब कि अब यहां पर किसी को भी ऑथराइज नहीं होगा उनको स्टॉक करने का, कि भाई सिलेंडर, अच्छा पीछे से यहां पर पता लगा सिलेंडर भाई कीमत बढ़ने वाली है, लो भाई कर दो, स्टॉक कर दो, आगे सप्लाई कम कर दो, नहीं। सरकार ने कह दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हम लागू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी आपके पास LPG सिलेंडर आप बन रहे हैं, आगे तुरंत सप्लाई करते चलो करते चलो करते जाओ, कहीं पर भी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। जो एसेंशियल कमोडिटी हमने डिफाइन की है उस एक्ट के तहत, उसमें इस बार LPG सप्लाई को डिफाइन किया गया है और कहा गया है LPG की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, कहीं पर भी होर्डिंग, कहीं पर भी उनके स्टॉक पायलेशन, कहीं पर भी उनकी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू काम करते रहिए, कंटिन्यू चलते रहिए ताकि किसी भी तरह की क्राइसिस ना आए हमारे भारत देश में। तो ये सभी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को कहा गया है प्रायोरिटाइज कीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन कीजिए LPG का, सप्लाई कीजिए उसको हाउस होल्ड यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस ने भी कहा है सभी पब्लिक और प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज को कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो कि रो कंपोनेंट है LPG को बनाने का, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल कीजिए।
उनको कहीं पर भी रोकिए मत, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी शुरू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, रिफाइनरी डाइवर्ट नहीं कर सकती, प्रोसेस नहीं कर सकती, क्रैक किसी भी तरह का प्रोपेन बुटेन को यहाँ पर रोक नहीं सकते भाई। रोक ले भाई, थोड़ा बहुत स्टॉक रोक ले, रॉ मटेरियल कर ले, मत बना इसके एलपीजी, बाद में बनाएंगे जब महंगे हो जाएंगे। नहीं, सरकार कह रही है नहीं कर पाओगे, हम वॉच रख रहे हैं आपके ऊपर, गड़बड़ की तो गड़बड़ हो जाएगी। सभी को अवेलेबल, आईओसीएल हो, बीपीसीएल को, एचपीसीएल जो एलपीजी बनाती है, इन सबको यहाँ पर उपलब्ध कराए, ब्रोटेन बुटेन प्रोपेन सब उपलब्ध कराए जैसा वो डिमांड कर रहे हैं। एडिशनल एलपीजी प्रोड्यूस इज मार्केटेड सोलली फॉर डोमेस्टिक, और अगर और एडिशनल एलपीजी हम प्रोड्यूशन कर भी रहे हैं तो केवल और केवल डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए जाएगा, कमर्शियल यूज के लिए नहीं जाएगा। ये इसी 1955 के बारे में लिखा है, दैट डिजाइन टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम टू कंज्यूमर। इसका पर्पस है प्रिवेंट होर्डिंग को प्रिवेंट करना, यानी कि लोग जो है जो जमाखोरी करते हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, उसको रोकना, ताकि लोगों तक कंप्लीटली पूरी अच्छे से सप्लाई मिलती रहे, लोगों को उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली होता रहे, क्योंकि वो असेंशियल है जनरल पब्लिक के लिए। उनके आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस नहीं क्रिएट किए जा सकते, उनको होर्डिंग करके उनको स्टॉक करके नहीं रखा जाएगा जानबूझ के प्राइस बढ़ाने के पर्पज से। तो ये किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, मैंने बता दिया, और इस बार किया गया एलपीजी सप्लाई के ऊपर। अगली खबर, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया टीआरपी रेटिंग फॉर टीवी न्यूज चैनल। टीआरपी रेटिंग क्या होती है? टीआरपी रेटिंग बेसिकली एक ऐसी रेटिंग होती है जो कि न्यूज चैनल एक दूसरे को आगे 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 बढ़ने के लिए करते रहते हैं कि हमारे चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स उसको बोलते हैं, उतनी ही उनके पास चांसेस होती हैं एडवर्टीजमेंट करने की। अब ऑब्वियस है कि एक व्यक्ति एक न्यूज़ चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रात को उसको देखते हैं, तो जो भी कंपनी है जिसको अपनी मार्केटिंग करानी है, एडवर्टीजमेंट करानी है, जो उसके ब्रेक में जो शॉर्ट ब्रेक होता है बीच में आती है एडवर्टीजमेंट आपको टीवी पे या कहीं पर भी आप कोई भी ओटीटी पे देख रहे हो, तो वो उन्हीं को एडवर्टीजमेंट देती हैं जहां पर व्यूज अच्छे खासे हों, है ना, उसी पे पैसा लगाएंगे। तो ये कहां से पता लगता है उनके व्यूज अच्छे हैं? तो टीआरपी के थ्रू। अब टीआरपी आजकल के न्यूज चैनल आपको पता ही है क्या करते हैं हरकतें, है ना, कुछ भी आप चाहे देख लो, चाहे मिडल ईस्ट की जो वॉर चल रही है उसके अंदर दुबई हुआ, कतर हुआ, जो बाहरी जो दूसरे देश हैं उनके अंदर तो मतलब एक न्यूज चैनल ने तो भाई साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर एआई वीडियो बनाई और पता नहीं दिखा दिया, बुर्ज खलीफा को निशाना बनाया गया, बुर्ज खलीफा टूट गया, फूट गया, और ना जाने क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पर गलत दिखाई गई एआई के माध्यम से, जस्ट की व्यूज गैदर करने के लिए, व्यूज खींचने के लिए अपने चैनल पर। तो फिलहाल वही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने कहा कि भाई साहब ये सब चीजें, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इजराइल ईरान यूएसए का, इस चक्कर में सभी के सभी न्यूज चैनल पगलाए हुए हैं, सभी न्यूज चैनल अपने टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कुछ भी खबर चलाए जा रहे हैं। ये चीज एक्चुअल में सामने, मैंने तो एक इंसिडेंस दिया, ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स पिछले दिनों में दिखाई दिए हैं, है ना। एक तो भाई साहब टीवी न्यूज चैनल ने तो धर्मेंद्र बाजी, जो चलो अब स्वर्गवास हो गया धर्मेंद्र जी का, है ना, फेमस एक्टर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्चुअल निधन से पहले, कुछ दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक न्यूज चैनल ने तो उनकी निधन की खबर ही चला दी थी, जबकि उनका निधन तो काफी दिन बाद हुआ था उसके, है ना, खबर ही चला दी थी, ये तक हो चुका है। और ये वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट था तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए कि उनकी टीआरपी को कर दिया गया सस्पेंड, कि भाई टीआरपी नहीं निकलेगी तुम्हारी, अब जो तुम मर्जी करो, ठीक है। टीआरपी के लिए कर रहे हो ना तुम सब, टीआरपी नहीं है तुम्हारी, बताओ। टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ पब्लिक पैनिक अमंग व्यूअर्स विद फ्रेंड्स, फैमिली और पर्सनल कनेक्शन, यही हो रहा, ठीक है। टू डिस्करेज अनहेल्दी कंपटीशन अमंग न्यूज चैनल दैट प्रायोरिटाइज ड्रामेटिक हाई टीआरपी कंटेंट ओवर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है इंडिया में, जो ये टीआरपी को यहाँ पर मेजर करती है, एनालाइज करती है। कौन मेजर करता है, एनालाइज करता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। दीज रेटिंग्स आर क्रूशियल फॉर ब्रॉडकास्टर एंड एडवर्टाइजर एज दे डिटरमाइन प्रोग्राम पॉपुलरली, ऑडियंस रीच एंड एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। यही मैंने समझाया आपको। क्लोज 24.2 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को, जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया है ना, इनकी पॉलिसी गाइडलाइंस इसके तहत, इस काउंसिल के तहत 24.2 है, ये कहता है कि भाई 2014 में पावर दी गई थी सरकार को कि इस क्लोज को यूज करके हम टीआरपी किसी भी न्यूज चैनल के सस्पेंड कर सकते हैं। सरकार ने वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये रेटिंग एजेंसी बार्क को बोल देती है कि भाई ऑर्डर मानिए और उसको फॉलो कीजिए और टीआरपी को
उड़ा दीजिए। ठीक है, आई होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरा बढ़िया से, अच्छे से। चलो अगली न्यूज स्टेट न्यूज आती है। स्टेट न्यूज में यहाँ पर पहली न्यूज, एक सेकंड लेट मी चेक कि एवरीथिंग इज रनिंग फाइन ना, कुछ गड़बड़ ऐसे लगे कि मैं भाई रिकॉर्ड ही किए जा रहे हैं और क्लास रिकॉर्ड हो ही नहीं रही। हो रही है रिकॉर्ड, बढ़िया से हो रही है, अच्छे से हो रही है। चलो, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों ने यहाँ पर डिसाइड किया है, कर्नाटका ने अपने बजट में डिसाइड किया हाल ही में कि भाई 16 साल से कम अगर बच्चे हैं तो वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, विल बी बैड। ठीक है, स्टेट ने हाल ही में मोबाइल बीदी, पुस्तका हिदी, लीव द फोन पिक अप बुक कैंपेन भी लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश ने 90 दिन का एक सीएम ने स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पर सोशल मीडिया में आप नहीं ला पाएंगे। यानी कि अब सर 13 साल की उम्र का बच्चा 16 साल का, जब सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर एज पूछी जाती है, राइट। तो वहां पर एज अब बच्चे ने डाल दी अपनी 18 साल से ज्यादा, 13 साल से ज्यादा, तो ठीक है वो चला लेगा। जिसने नहीं डाली हुई उसके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, है ना। अब ये हो सकता है कि वो सोशल मीडिया एप्स को ये बोल रहे हैं कि भाई साहब उनकी एज वेरीफाई कीजिए, है ना, उनका आईडी प्रूफ अपलोड करवाइए तभी उनको एंट्री मिलेगी। दैट कैन बी डन। वो अगर हो जाता तो ठीक है, वो हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो क्या कर सकते हैं ना, जो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। तो ये चीज आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों ने, कर्नाटका में 16 साल वाले बच्चे के ऊपर लगाया गया, उससे नीचे बच्चा नहीं यूज कर पाएगा, और आंध्र प्रदेश में 13 साल का बच्चा। ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी एक 16 साल का बैन है, और इसी तरह की डिस्कशन इंडोनेशिया, फ्रांस, स्पेन में भी चल रही है, और इंडोनेशिया की खबर अभी मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, उसमें भी चल रही है। केरला ने लॉन्च किया मी हेल्थ ऐप फॉर एक्सेसिबल पब्लिक हेल्थ केयर। तो यहां पर आपका केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च किया है क्या, मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजंस एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। सो मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये यहाँ पर क्या है, बेसिकली सिटीजन और पब्लिक हेल्थ सर्विस के बीच में जो गैप है उसको कंट्रोल दूर करने के लिए। क्या गैप क्या हो सकता है कि भाई मैं सिटीजन हूं, मुझे पता ही नहीं हॉस्पिटल मुझे कहाँ पर इलाज मिलेगा, कौन सा हॉस्पिटल है जो मेरा मुफ्त इलाज कर रहा है, कौन सा हॉस्पिटल है सरकार की स्कीम के तहत इलाज कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है। तो वो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट की अवेलेबल है वो सब की सब इस ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। मुझे ओपीडी में चेक करना है कौन सा डॉक्टर है, कैसे है, कब है, क्या है, कितना है ना, वो सब चीजें। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, अवेलेबल लेबोरेटरी टेस्ट, एसोसिएटेड सर्विस चार्जेस, सब चीजें, नियर बाय सर्विसेज कहाँ कहाँ पर है, 10 किलोमीटर के रेडियो में रेडियोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस कहाँ पर है, फार्मेसी कहाँ है, गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेट किए गए ताकि लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस जान सकें, वहां पर पहुंच सकें। अपॉइंटमेंट आपको लेना है, ओपीडी का आपको टिकट बुकिंग करानी है, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो आप इसके माध्यम से, सब चीजें यहाँ पर हो पाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि नीचे वाली चीजें तो आप याद क्या करोगे, रट्टा रुट्टा मत मारने बैठ देना, हाँ भाई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं भाई रट्टा नहीं मारना होता है, आपको सिंपल समझना है न्यूज को। मैंने समझा दिया कि इसमें ये चीजें हैं, याद आपको सिर्फ यही करना है, एम हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन कौन से स्टेट की है, केरला की है, दैट्स इट। अगला है गुजरात के स्टेट से आती है। गुजरात ने लॉन्च किया हर स्टेट 5.0 एट गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो 5th एडिशन हैज लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ हर स्टार्ट 5.0 एट गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ठीक है, तो यहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में यहां पर आपका 5th एडिशन हर स्टार्ट 5.0 जो है वो यहां पर आपका किया गया। हर स्टार्ट 5.0 एक इनिशिएटिव लिया गया गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका 5वां इनिशिएटिव। ठीक है, 5th एडिशन। दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर एम्पावर करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम फॉर ग्रोथ। अलोंगसाइड दिस अ न्यू रिसर्च पार्क वाज इनॉग्रेटेड टू फोस्टर इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो आगे आकर बढ़ सके। वही जैसे हमने अभी स्फूर्ति प्रोग्राम बढ़ा था L&T वाला, उसी तरह से ये प्रोग्राम है, इसमें महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। महिला एंटरप्रेन्योर्स को आपका ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आगे काम करना है, कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे इनकम जनरेशन करना है, वो सब चीजें। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल इसको पूरा पूरा मैनेज करने जा रहा है। ठीक है, ऑफर क्रिटिकल सपोर्ट सच एज इंक्यूबेशन अप टू 2 years, मेंटरशिप, नेटवर्किंग एंड हेल्प विद बिजनेस मॉडल्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस। ठीक है,
तो ये चीज यहाँ पर की जाएगी। न्यू रिसर्च पार्क एंड डेवलपमेंट त्रिवेणी, द सीएम इनॉग्रेटेड अ न्यू रिसर्च पार्क एट द गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी ने, जो कि भूपेंद्र पटेल जी हैं, कल यहाँ पर इंडिया न्यूजीलैंड के जो फाइनल मैच थे उसमें भी मौजूद थे अमित शाह जी के साथ। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पार्क भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है यहाँ पर आपका, और ये एक डेवलपमेंट त्रिवेणी नाम दिया गया। डेवलपमेंट त्रिवेणी क्या नाम दिया गया? ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आर फॉर रिसर्च एंड आई फॉर इनोवेशन। तो यह है त्रिवेणी कि भाई बिजनेस चला लेंगे, उसके अंदर रिसर्च वर्क करके और साथ ही साथ यहां पर आपका इनोवेशन। ठीक है, तो ये एक पर्पज से यहां पर ऑर्गेनाइजर ने किया है इसको काम। इसके अलावा वीमेन पायनियर्स गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर हैज बीन रीनेम्ड द विद्या गौरी नीलकंठ सभपुरम। विद्या गौरी नीलकंठ सभपुरम, ये भी यहां पर इसको गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर हैज बीन रीनेम, इनको भी रीनेम किया गया। सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट गुजराती वीमेन ग्रेजुएट, विद्या गौरी नीलकंठ के नाम से यहाँ पर आपका जो नाम दिया गया है वो कौन थी? वो पहली गुजराती महिला ग्रेजुएट थी। ठीक है, इंस्पायर करती हैं फ्यूचर महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स को, तो उस पर्पज से। तो ये आपकी एक अच्छी खासी खबर। अगर एग्जाम में के लिए पूछते हैं हर स्टेट 5.0 इवेंट जो है 5th एडिशन जो है वो किसका है? गुजरात का है। पहली चीज कहाँ पर? गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा। वही नाम जैसा है वैसा ही है कि भाई वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर और बेहतर अपॉर्चुनिटीज देना, और साथ ही साथ उनको यहाँ पर एक प्रोग्राम का पार्ट बनाना जो कि डेवलपमेंट त्रिवेणी एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड इनोवेशन है। 2 साल तक के लिए इनको यहाँ पर मदद की जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, नेटवर्किंग, इनको लोगों से जोड़ा जाएगा, ये पर्पस है। ठीक है, चलो अच्छा, एक और इसमें किया गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर का नाम बदलकर विद्या गौरी नीलकंठ सभपुरम रख दिया गया है, जो कि यहाँ पर पहली महिला ग्रेजुएट थी, गुजरात की पहली महिला ग्रेजुएट। ठीक है, ओके। चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबर आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबर क्या आ रही? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक सेकंड रुको यार। ओके, सो यहाँ पर क्या न्यूज आती है? न्यूज आती है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने लॉन्च किया है मून शॉट प्रोजेक्ट। मून शॉट प्रोजेक्ट, मून शॉट प्रोजेक्ट क्या है? मून शॉट प्रोजेक्ट जो कि फंड किया गया प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा टू डेवलप द एडवांस ब्रेन को प्रोसेसर्स। ठीक है, तो ये प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा इसको फंड किया गया है। मून शॉट प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के तहत न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और एआई will be decoding the brain signals and re-encode them to restore lost functions, especially for the stroke survivors। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग यहाँ पर आपका स्ट्रोक, मतलब एकदम दिमाग में कोई झटका लग गया है ना, किसी वजह से उनके बॉडी के फंक्शन काम करने बंद कर गए है ना, किसी तरीके से अब कुछ हो नहीं पा रहा है, बॉडी हिल नहीं पा रही है, कुछ भी, क्यों न्यूरो नर्व्स उनकी वीक हो गई हैं, तो उनको यहाँ पर दोबारा से उनको ऐसे कुछ डिवाइसेस को बनाना जो कि उनको यहाँ पर काम कर सके, उनके लिए यहाँ पर उनकी मदद कर सके। तो दिस इनिशिएटिव न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और एआई का इस्तेमाल करके हम ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करेंगे, उनको दोबारा से फंक्शन जो खो चुके हैं, जो भूल चुके हैं कि ये फंक्शन हमारा दिमाग, मान लीजिए किसी व्यक्ति का यहाँ पर दिमाग में कुछ है ना, नर्व्स वगैरह कमजोर होगी, तो दिमाग ही तो हमारा सोचता है कि हाथ खड़ा ऊपर करना है भाई साहब, है ना, अपना हाथ ऊपर नहीं करता है, तो ब्रेन जो सिग्नल भेजता है हाथ ऊपर करो, तो भाई हाथ ऊपर कर रहा है। अगर यहाँ की जो नर्व है जो जो सिग्नल भेजती है इसको, वो डैमेज हो जाए, तो भाई हाथ तुम्हारा काम करना बंद कर दे। हाथ तुम्हारा सही है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ की जो नर्व जो सिग्नल भेज रही है दिमाग से हाथ को कि ऊपर उठ जा, लिख ले, पकड़ ले, हाथ उंगलियां जकड़ ले, ये सब चीजें तब तक पॉसिबल है जब तक वो नर्व काम करे। नर्व काम करना बंद गया, हाथ आपका बिल्कुल सही सलामत है, फिर भी आप उठा नहीं पाओगे हाथ को। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो अपने फंक्शन को करना भूल चुके हैं जो नर्व्स, तो उनको अपना फंक्शन याद दिलाना। फंक्शन याद दिलाना मतलब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज की जाएगी। तो ये चीज को किया जा रहा है टू डेवलप द इम्प्लांटेबल नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस, जो कि रिस्टोर कर सकते हैं इन सब चीजों को, मूवमेंट्स को, जो कि यहाँ पर किसी कारणवश रुक गई है। तो ये कौन कर रहा है इसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने लॉन्च किया मून शॉट प्रोजेक्ट को, जो कि प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा जिसको फंड किया
गया है। ठीक है, ओके, ये चीज आई है। चलो आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट की खबर आती हुई यहां पर आपकी अपॉइंटमेंट की खबर में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह जी को वेस्टर्न कमांड सौंपी गई है। वेस्टर्न कमांड, कमांडिंग चीफ बनाया गया वेस्टर्न कमांड का। ठीक है, कौन है? पुष्पेंद्र पाल सिंह। पुष्पेंद्र पाल सिंह ये फिलहाल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ये यहाँ पर चंडी मंदिर हेडक्वार्टर है यहाँ पर आपका, और लेफ्टिनेंट जनरल एम के कटियार की जगह ये लेंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। ये काफी बड़ी खबर आती है, ईरान का नया सुप्रीम लीडर जो है चुन लिया गया है ना। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये खबर आई थी यहाँ पर। मोस्तबा खमीनी जो कि बेटे हैं अयातुल्लाह अली खमीनी के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनको मार दिया गया था यहाँ पर एज पर दी यूएसए एंड एज पर दी ईरान का कहना है कि उनको मार दिया गया। तो उनके ही बेटे मोस्तबा हुसैनी खमीनी को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ये कंट्री के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। ये कंट्री के तीसरे हैं। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एक सेशन में आपको बहुत अच्छे से बताया था। सुप्रीम लीडर का काम क्या होता है, वो पूरा पूरा हैंडल करता है सुप्रीम लीडर, है ना। सुप्रीम लीडर का वहां पर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में जो ईरान की यहाँ पर IRGC है ना, जो सारा का सारा उनकी मतलब समझ ली मिलिट्री है जो वहाँ की है, तो वो यहाँ पर जब तक सुप्रीम लीडर नहीं होता वो अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। क्योंकि एक बार खबर आई थी कि ईरान ने कह दिया कि अब गल्फ कंट्री से हमला नहीं होगा, तुरंत आधे घंटे बाद उनके ऊपर हमला हो गया। तो इसलिए हुआ क्योंकि ईरान के अंदर जो मिलिट्री है वो सुप्रीम लीडर ना होने की वजह से अलग अलग 38 टुकड़ों में बट गई है। ठीक है, अब वो 38 टुकड़े जो हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। एक मान लो नहीं कर रहा कुछ, नहीं जाना हम तो नहीं करते कुछ, लेकिन दूसरा कर रहा है, तीसरा सेगमेंट कर रहा है, चौथा सेगमेंट कर रहा है। तो इसलिए वहां का सुप्रीम लीडर चुना जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब उनके उनके तरीके के हिसाब से, जैसे हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वैसे हिसाब से जब सुप्रीम लीडर आ जाएगा फिर उसके कहने पर ही वो लोग काम करेंगे। तो इसलिए एक बार चुन लिया गया है। लेकिन यूएस से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई साहब हम तो नहीं मानते इनको लीडर, हम तो इनको इस खमीनी की जो सत्ता है, इस तरह की जो रजाइम है, इससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं। आज़ादी क्या दिला रहे हैं यार, आज़ादी ऐसी दिलाई कि कल भाई साहब ईरान में क्या हुआ, मतलब कि आप वीडियोस देखकर दहल जाओगे। अगर आपने देखी होगी, ईरान के जो मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं उनको पूरा पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया गया। वहां पर जो पीने के पानी डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वहां पर पीने का पानी एक पूरा का पूरा एक रूट होकर आता है, कहीं से पूरा प्योर होकर आता है, तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया गया। इतनी दूर दूर तक धुएं, इतनी दूर दूर तक अंगारे, आग यहाँ पर पूरे शहर में फैली कि वहाँ तेल तेल तेल, वहाँ की सड़कों पे, वहाँ पर नालियों में तेल ही तेल बह रहा है, और कहीं पर भी तेल बह रहा है और अचानक से कोई चिंगारी, आग ही आग लग रही है। और इसकी वजह से वहाँ पर ये चीज़ कल परसों हुई थी, इसकी वजह से अब जो आसमान में धुआं इतना ज़्यादा चला गया और वहाँ बादलों के साथ मिल गया, और वहाँ पर आज या कल, आई थिंक कल, वहाँ पर ईरान में बारिश हुई है काले रंग की, ब्लैक रेन वहां पर हुई है, काली काली बारिश हुई है। काली बारिश का तेल गिर रहा है ऊपर से पानी के साथ, तेल। और वहां कह दिया गया भाई साहब घर से बाहर मत निकलो, निकलो तो मास्क पहन के निकलो। मास्क भी कुछ काम नहीं कर रहा वहां पर, धुआं डायरेक्ट अंदर जा रहा है, फ्यूम्स अंदर जा रहे हैं ऑयल के, और स्मेल अंदर जा रही है, और इवन जो टपक रहा है ना ऊपर से वो भी ऐसा है कि आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है, स्किन को जला रहा है। एसिडिक रेन, जो एसिड रेन बोलते हैं ना, हमने न्यूज में सुनी, हमने कार्टून्स में, मूवीज में हम देखते थे भाई साहब, तेजाब की जो बारिश होती है वो एक्चुअल में ईरान में हो रही है इस टाइम पे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि हमने तो वहां के लोगों को फ्रीडम दिलानी चाहिए थी, हम तो वहां के लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वहां की जो महिलाएं हैं जो बुरके में रहती हैं, है ना, उनको हम आगे दिलाना चाहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कि वहां पर जिनको तुम आज़ादी दिलाना चाहते हो वो लोग वहां पर जिंदा तो बचें, जिनको तुम आज़ादी दिलाना चाहते हो वो जिंदा ही नहीं बचेंगे तो आज़ादी का करेंगे क्या वो। और ये जो अभी मैंने बताया ये सारा तेहरान में हुआ, ईरान में, जहां पर 1 करोड़ की पॉपुलेशन। सोचो क्या हालत है वहां पर। सर्च करना, एक्चुअल में जो वीडियोस तुम्हें दिखाई देंगी वो सही वीडियोस दिखाई देंगी, वो AI जनरेटेड नहीं है, वो सही वीडियोस आ रही है। ऐसा लग रहा है क्या चल क्या रहा है सामने, मतलब ऐसी खतरनाक सीन्स
तो आपने किसी मूवी में भी नहीं देखे होंगे जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो। हाँ, पता नहीं क्या चाहता है अमेरिका, आज़ादी के नाम पर कुछ और ही कर रहा है। हाल ही में कुछ गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें वेस्ट बंगाल में आर.एन. रवि जी आए, पूर्व गवर्नर तमिलनाडु के। तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज दिया गया राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी को, जो कि केरला के गवर्नर हैं फिलहाल। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया। तो ये 3 हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अनाउंस किया कि रीशफल होना चाहिए। और अगर मैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करूं तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 155 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार काम करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो पहले भी कर सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की मर्जी है, राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म 5 साल का तो रहेगा रहेगा, या फिर जब तक उनका सक्सेसर काम नहीं करता। मतलब प्रेसिडेंट ने 3 साल पर बढ़ा दिया, लेकिन जब तक उनका नया बंदा नहीं आएगा तब तक वो वहीं रहेंगे। रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। आर्टिकल 157 कहता है उनका इंडियन सिटीजन होना और उनका 35 साल का एटलीस्ट होना अनिवार्य है। आर्टिकल 158 कहता है कि वो एमपी नहीं हो सकते, स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी सीट पर नहीं हो सकते, एमएलए नहीं हो सकते। कहने का मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी तरह के किसी भी ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहिए जो कि उनको किसी तरह का फायदा हो रहा है मॉनेटरी उनको। ऑफिशियल रेजिडेंस उनको दिया जाता है विदाउट रेंट, ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड विदाउट रेंट। आर्टिकल 159 जो उनकी ओथ के बारे में बताता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ उनको चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, जो उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो उनको शपथ दिलाता है। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज कोर्ट के शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करता हूं तो गवर्नर का था लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर आर्टिकल 8, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 241 के अंदर इनका डेफिनेशन दे रखी है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट अगेन है ना, और इनको यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह पर काम करते हैं। आर्टिकल 74 एलजी इज इफेक्टिवली चूजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को बोलता है, ठीक है। लाइक दिल्ली में एलजी बैठते हैं, पुडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये आर्टिकल 239A में डिफाइन है कि भाई साहब ये सारे के सारे जहां पर भी ये गवर्नर नहीं होंगे वहां पर एलजी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहां पर यूटीज में, ये यूटीज हैं यहां पर, ठीक है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर एक पोस्ट है जो कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तो 3 जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, बाकी जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका भी कार्यकाल जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे चलता है। और गवर्नर स्टेट आर्टिकल 153 1 पर्सन कैन सर्व गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट में काम कर सकता है, ऐसा कुछ नंबर फिक्स नहीं है, कितने भी स्टेट्स में उसको कार्यभार दिया जाता है। ये 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ था इस आर्टिकल में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक स्पेसिफिक यूटीज के लिए ही चुना जाता है, ठीक है, ओके। चलो अगली इंटरनेशनल न्यूज, ये जो मैं अभी बात कर रहा था सोशल मीडिया बैन की, तो इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने यहां पर हाल ही में अनाउंस कर दिया सोशल मीडिया बैन 16 साल की कम उम्र का 28 मार्च 2026 से, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया ने कर दिया। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, हमारे देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने किया, इंडोनेशिया ने भी कर दिया, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं यहाँ पर एक इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, जो इवेंट है 11th को है, और वो इवेंट है कि नागपुर में, ठीक है। नागपुर का एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मुझे वहाँ पर एक इवेंट में बुलाया है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बच्चे अगर आप आना चाहते हैं, जो आप सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है, नागपुर में मिलना चाहते हैं, तो 11th को 2 बजे प्रोग्राम है। मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास में मैं बता नहीं पाया। लोकेशन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है नागपुर में, कोई है ना, BR अम्बेडकर जी के नाम से कन्वेंशन सेंटर है नागपुर में। वहां पर 2 बजे एक इवेंट हो रहा होगा, उस इवेंट में मैं मौजूद रहूंगा। वहां पर आप आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। वहां पर 2 बजे के बाद शाम को 3-4 घंटे के लिए इवेंट चलेगा। आना चाहें 11 तारीख को, मोस्ट वेलकम, आप आइएगा, आपसे मुलाकात जरूर होगी, ठीक है। चाहे सिलेक्टेड हो नॉन सिलेक्टेड हो, आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इधर नहीं आ पाते है ना, हम ऑब्वियस है इवेंट हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर करते हैं हमेशा मिलने का, सेमिनार्स की या फेलिसिटेशन सेरेमनी की हैं, जब भी इस तरफ हम कभी नहीं आए। तो इस बार मैं वहाँ पर किसी इवेंट पे मुझे इनवाइट किया तो मैं आ पा रहा हूँ। अगर आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हो तो ज़रूर आना। डेट, टाइम, प्लेस मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को पढ़ा था हमने। इस मौके पर क्या किया, मेटल ने लॉन्च किया बारबी ड्रीम टीम।
एक ग्लोबल कैंपेन है जो 1 महीने चलेगा, जिसमें जो महिलाएं जो बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया अलग अलग फील्ड्स में, उनको सम्मानित किया जाना। 8 महिलाओं को ये सम्मानित कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। पहली है स्मृति मंधाना, हाल ही में पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, है ना, अभी हाल ही में ड्रीम टीम का हिस्सा, इस टीम का हिस्सा, पहली क्रिकेटर जो है इस ड्रीम टीम का हिस्सा बनी है। शी वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट वॉन द आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 एंड लेड द रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टू विक्ट्री इन वीमेंस प्रीमियर लीग। हाल ही में इनके द्वारा ये मैंने पढ़ा भी है। सेरेना विलियम्स टेनिस की खिलाड़ी हैं, 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। कैली ग्राडी यूएसए से हैं, एक रिसर्च एस्ट्रोनॉट है, स्पेशलिस्ट है। रेगिना सर्वेंट एल्वाराडो मेक्सिको से हैं, रेस कार ड्राइवर है। क्लोए कैली प्रोफेशनल फुटबॉलर, यूएफए यूरो कप इंग्लैंड के लिए जीता, यूएफए वीमेंस चैंपियनशिप जीता। हेलेना फिशर जर्मनी, पॉपुलर कंटेम्पररी पॉप आर्टिस्ट। जोजा स्कूबिस पोलैंड से, माउंटेनियर हु बिकम द यंगेस्ट पॉलिश वीमेन टू सबमिट बोथ माउंट एवरेस्ट एंड मनासलू। स्टेफनी गिलमोरे ऑस्ट्रेलिया से, सर्फर है, 8 बार वर्ल्ड सर्फ लीग टाइटल जीत चुकी है। ओके, तो ये 8 के 8 नाम। मार्क दिस न्यूज एज इंपॉर्टेंट न्यूज, मुझे लग रहा है एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इस न्यूज को, ठीक है। तो मेटल ने क्या लॉन्च किया, बारबी ड्रीम टीम को यहाँ पर मेटल ने लॉन्च किया है, बढ़िया से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इन नामों को अलोंग विद क्या उनका प्रोफेशन है, किस पर्पज से वो फेमस है, उन सब चीजों को आएगा ये क्वेश्चन, लिख के ले लो, 100% कह रहा हूं, छोड़ के मत जाना न्यूज बड़ी के चक्कर में। 1 दिन लगाना, 2 दिन लगाना, 4 दिन लगाना, इस न्यूज को पढ़ लेना। उनकी तरह मेटल क्या करेगा, उनकी दिखती हुई डॉल्स बनाएगा, उनकी तरह, इन 8 महिलाओं की तरह दिखती हुई। कैंपेन में ड्रीम डेज हैं, कुछ रिटेल इवेंट्स एंड द फर्स्ट बारबी ड्रीम फेस्ट भी हो रहा है, फैन फेस्टिवल, महिलाओं के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। छत्तीसगढ़ यहां पर होस्ट करने जा रहे हैं इनॉग्रेल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। तो यहां पर आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित होने वाली है 26 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, और पहली बार इंडिया में फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रही है, आपकी पहली बार हो रही है। ये 3 शहरों में होगी, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में पहली बार हो रही है, पहला एडिशन है यहाँ पर आपका। और इसमें 7 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्करी, स्विमिंग और रेसलिंग। और 2 स्पोर्ट्स इसमें एज ए डेमोन्स्ट्रेशन खेले जाएंगे, वो 2 स्पोर्ट्स यहाँ पर रहने वाले मलखम्ब एंड पगड़ी, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन। इस मौके पर एक लोगो रिलीज किया गया, लोगो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह दिखता है, छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, और उनके आर्ट वगैरह को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। थीम सॉन्ग किया गया भारत के जनजातीय खेल, है ना, छत्तीसगढ़ मां सुंदर मेल, ये लिखा हुआ नीचे, है ना, इसके नीचे, राइट। और साथ ही साथ एक मैस्कोट रिलीज किया गया, जो कि ये पिक्चर है उसकी, जिसको मोरवीर कहा गया है, लिखा भी है। मोर का मतलब माइन, आवर ओन का मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको कहते हैं, आवर ओन मोर को कहते हैं उनके भाषा में, वीर करज को दिखाता है, तो ये एक दिखाया गया है मोर वीर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में मोर का मतलब मेरा, हमारा, अपना, ठीक है, तो ये किया गया, राइट। और मैस्कट का नाम मोरवीर, ये लिख दिया। तो ये है आपकी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मार्क दिस न्यूज एज इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आएगा। 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिनके कमेंट्स में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से कह दूं, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मिल गई है आपको, ठीक है। मैं इस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अब कुछ दिन में ट्रैवल में जाएंगे मेरे, है ना, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर दूर आगे आगे, मतलब मेरे यहाँ से फ्लाइट जाती नहीं, तो मैं जाऊँ और आ जाऊँ, मुझे यहाँ से ट्रेन पे, फिर फ्लाइट पे, फिर ट्रेन, फिर फ्लाइट, इस तरह से कुछ हमारे शहर से कम्बिनेशन करना पड़ता है। 8-8, 12-12 घंटे का ट्रैवल ट्रेन में जाता है, फिर फ्लाइट का ट्रैवल जाता है, बहुत थोड़ा सा रहता है दूरी, तो इसलिए मैं ट्रैवल में रहूँगा। तो आने वाले दिनों में रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल कराऊंगा, और कुछ दिन के लिए मैं 2-4 दिन के लिए आपको ये जो बर्निंग इशू है, इस तरह के हो सकता है टॉपिक मैं आपको ना करवा पाऊँ या स्टैटिक ना करवा पाऊँ, लेकिन एक बार जब मैं वापस आ जाऊँगा तो डेफिनेटली वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट, द रिवीजन पार्ट ऑल्सो, है ना। लेकिन हाँ, ये है कि करंट अफेयर्स आपकी बढ़िया से मैं करवाता रहूँगा, उसमें नहीं आपकी रोक आएगी, उसमें आपका नहीं रुकेगा, वो चीज़ मैं ईजिली
हो जाती है वो मैं करवा दिया करूंगा आपको डेली बेसिस पर, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए 2-4 दिन आप प्लीज़ मुझे मत कहिएगा कमेंट्स में कि सर ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वो चीज़ मत कीजिएगा। आपको मैं करंट अफेयर्स कराने का वादा करता हूँ, वो प्रॉमिस करता हूँ आपका होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मुलाकात करनी है तो आ जाना। आपका टाइम, डेट और वेन्यू बताया जा चुका है। थैंक यू।